हेलो बच्चों, कैसे हैं? हिंदी मीडियम 12th क्लास। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या होता है, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव कितना होगा, कैसे ज्ञात करेंगे, आवेशों के समूह के कारण विद्युत विभव तथा विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम विद्युत विभव की बात करेंगे कि आखिर विद्युत विभव क्या होता है। विद्युत विभव का मतलब सीधा सीधा है कि आवेश का उसमें मात्रा कितनी है। किसी भी चालक के अंदर आवेश की जो लेवल है या आवेश कितने रूप में उसमें इकट्ठा हो रहा है, कितनी घातों के रूप में इकट्ठा हो रहा है। जैसे कि आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ कि मान लीजिए कि हमारे पास में एक पानी की टंकी है। उस पानी की टंकी में पानी का जो स्तर है, पानी का जो स्तर है, लेवल है, वो लेवल बढ़ता जाएगा तो उसमें पानी की मात्रा बढ़ती जाएगी। तो इसी तरह से किसी चालक के अंदर आवेश का जो लेवल होता है वो विद्युत विभव कहलाता है। अब विद्युत विभव का यहाँ पर भौतिक विज्ञान के अंदर जो हम परिभाषा देंगे, प्रायोगिक परिभाषा जो होगी वो सीधा सीधा क्या होगी कि किसी इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, किसी इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। लेकिन आवेश कैसा हो, त्वरित नहीं हो सके। कैसा नहीं हो सके? त्वरित नहीं होना चाहिए। तो हेडिंग लगाइए, आपका स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स वाले अमित गर्ग सर। पहला हेडिंग हमारा लगेगा विद्युत विभव। विद्युत विभव हेडिंग लगा लीजिए और इसमें लिखिए आप लोग, किसी स्थिर बिंदु आवेश को किसी इकाई धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तथा आवेश त्वरित ना हो। तो ये देखिए बच्चों, किसी इकाई धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध या विद्युत बल के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तथा आवेश कैसा नहीं होना चाहिए? त्वरित नहीं होना चाहिए। तो इस परिभाषा को आप नोट कर लीजिए, पूरी एग्जैक्ट यही परिभाषा आपको लिख करके आनी है। अब मैं आपको फिजिक्स के तौर पर इसका हम सूत्र स्थापित करते हैं। तो ये देखिए कि मान लीजिए कि एक क्यू आवेश है यहाँ पर, और उस क्यू आवेश हम किसी इकाई धन परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P तक लेकर के आए या बिंदु B तक लेकर के आए तो किया गया कार्य कितना होगा? अनंत से B। तो विद्युत विभव B बिंदु पर आ जाएगा आपका W अनंत से B बटे Q0, परीक्षण आवेश Q0। तो ये हमारा सूत्र बन गया इसका, W अनंत से B, अनंत से लेकर के B तक लाने में किया गया कार्य इकाई धन परीक्षण आवेश को। अब हम बात करें कि विद्युत विभवांतर क्या होगा। विद्युत विभवांतर, तो विद्युत विभवांतर यानी कि दो विभवों का अंतर। तो परिभाषा सेम ऐसी बनेगी
कि विद्युत क्षेत्र में किसी इकाई धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? विद्युत विभवांतर कहलाएगा। तो विद्युत विभवांतर के लिए हम क्या करें कि मान लीजिए कि हम किसी परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु A से और बिंदु B तक लाते हैं, तो हमारा जो विभवांतर होगा, विभवांतर को आप लिखेंगे BV माइनस BA। क्यों? क्योंकि पहले वाले बिंदु पर विभव ज़्यादा होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होगी क्या नहीं? दूर जाते जाएंगे तो विभव कम होता जाएगा। तो ये बराबर क्या आ जाएगा? W A से B तक लाने में और बटे Q0। ये विभवांतर का सूत्र आ जाता है हमारा BV माइनस BA, यानी B बिंदु पर विभव ज़्यादा, A बिंदु पर विभव कम। इसीलिए हम क्या लिखेंगे? BV माइनस BA। BA माइनस BB नहीं लिखेंगे कि यदि हम इस परीक्षण आवेश को इधर से लाना चाहते हैं और विद्युत क्षेत्र हमारा ऐसे लग रहा है, तो जो विभवांतर आएगा वो कितना होगा? अब ये देखो, ये भी विभवांतर है और ये भी विभवांतर है, लेकिन हमने इसको बोला विभव और इसको बोल रहे हैं विभवांतर। क्यों? क्योंकि अनंत पर विद्युत विभव कितना हो जाता है? 0। अनंत पर जो विभव होगा वो कितना हो जाएगा? 0। इस वजह से यदि ये बिंदु अनंत होता तो हम इसी को क्या लिख लेते हैं? VV माइनस 0 बराबर V अनंत से V बटे Q0, W अनंत से B बटे Q0। तो यहाँ पर सीधा सीधा हमारे पास में आ जाता है कि हमारी जो मेन टर्म होती है वो विद्युत विभवांतर होती है, ना कि विद्युत विभव। तो सीधा सीधा सा मतलब समझ में आ गया कि अनंत से उसको लेकर के आ रहे थे, इसीलिए हमने उसको क्या बोल दिया? विद्युत विभव कह दिया। और यदि हम विद्युत क्षेत्र के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर देखना चाहें तो विभवांतर हमारा भी यही सूत्र आएगा, सेम। तो ये दोनों बातें एक ही हैं। अब हम इसको देखते हैं कि इसका मात्रक और ये कैसी राशि है वो बात करते हैं। तो विद्युत विभव या विभवांतर विद्युत विभवांतर सबसे पहले लिखेंगे अदिश राशि। तो हमारा आधा काम तो यहीं खत्म हो गया कि राशि आगे अदिश, यानी सदिश का कोई नियम नहीं लगेगा, बड़ा आसान हो गया। तो ये धनात्मक और ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है, धनात्मक ऋणात्मक व शून्य कुछ भी हो सकता है। तो ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी आ सकता है, कुछ भी प्राप्त हो सकता है। अब मात्रक कितना होगा इसका? मात्रक के लिए यहाँ पर सूत्र आ रहा है हमारा जूल बटे कूलाम। तो हम क्या लिखेंगे? जूल बटे कूलाम। जूल बटे कूलाम का एसआई पद्धति में मात्रक हम लिखेंगे वोल्ट। इसको एसआई पद्धति में क्या बोलेंगे? वोल्ट। वोल्ट को हम किससे लिखेंगे? बी से। सीजीएस की एसआई पद्धति में इसको क्या बोल सकते हैं? स्टेट वोल्ट, लेकिन उसकी हमें ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी नहीं, तो हम इसीलिए इसको वोल्ट बोलेंगे। अब इसकी विमीय सूत्र क्या आ जाएगा? विमीय सूत्र यदि ज्ञात करें हम, तो विमीय सूत्र हम जूल बटे कूलाम से निकाल सकते हैं। जूल का M1L2 T-2 और कूलाम का क्या होता है? A1 T1, यानी कि धारा इंटू समय। तो टोटल मान कितना आ जाएगा? ये M1L2 T-3 और A-1, M1L2 T-3 A-1, M1L2 T-3 और A-1, ये आ जाएगा हमारा इसका। अब इसके बाद में बच्चों हम ये देखते हैं कि विद्युत विभव का मान पथ पर निर्भर नहीं करता है। मेन चीज, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। विद्युत विभव का मान पथ पर निर्भर नहीं करता। विद्युत विभव का मान पथ पर निर्भर नहीं करेगा। क्यों निर्भर नहीं करेगा? मान लीजिए कि हम रास्ते बदल दें, यदि हमें ए से बी तक ऐसे जाएं तो भी विभव का मान V रहेगा। यदि हम इस तरह से जाते हैं आवेश को लेकर तो भी विभव का मान वही रहेगा। यदि ऐसे जाएं तो भी विभव का मान वही रहेगा, रास्ता कोई सा भी हो। ऐसा क्यों? क्योंकि हम एक चीज़ को अच्छी तरह से जानते हैं कि संरक्षित बलों के विरुद्ध किया गया कार्य कभी पथ पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि संरक्षित बलों की दिशा कैसी रहती है? हमेशा निश्चित रहती है। तो ऐसे ही भौतिक विज्ञान के अंदर आपने एक क्षेत्र और पढ़ा था, जो कि 11वीं क्लास में पढ़ा था, ये था गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र।
तो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में जो गुरुत्वीय बल था या गुरुत्वीय त्वरण था वो हमेशा क्या लगता है, नीचे की ओर लगेगा। इसी तरह से ये जो बल है विद्युत बल, वो दोनों आवेशों के मध्य ही लगेगा, उनकी केंद्र रेखा के अनुदिश ही लगेगा हमेशा। या तो दोनों आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे या आकर्षित करेंगे। बाकी आप सोचें कि और कहीं लग जाए वो बल की दिशा, तो नहीं लग सकती, तो दोनों आवेशों की केंद्र रेखा के अनुदिश ही लगेगी। तो इस वजह से इनके द्वारा किया गया कार्य या इनके अगेंस्ट किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। इसीलिए विद्युत विभव का मान पथ पर निर्भर नहीं करेगा। विद्युत विभव का मान केवल और केवल प्रारंभिक व अंतिम स्थिति पर निर्भर होगा। ये हमें अच्छी तरह से ये बात ध्यान रखनी है। अब ये हटा दिया जाए, हो गया सभी का नोट। अब हम बात करेंगे कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव कैसे ज्ञात करेंगे। किसी बिंदु आवेश के कारण कितना विद्युत विभव आएगा और कैसे ज्ञात करेंगे। तो हेडिंग लगा लीजिए, स्थिर बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। स्थिर बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव मान लेते हैं कि माना कि एक आवेश Q बिंदु O पर स्थित है और इस Q आवेश के कारण हमें बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, माना कि एक परीक्षण आवेश Q0 जो कि कहाँ पर रखा हुआ है, अनंत पर रखा हुआ है। इस परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, इकाई धन परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो किसके बराबर होगा, इस बिंदु पर विभव के बराबर होगा। तो इकट्ठा तो हम लेके आ नहीं सकते, हम क्या ले लेते हैं, एक अल्पांश ए भी ले लेते हैं। माना कि इस आवेश Q0 को अल्पांश दूरी dx तक लेकर के आए, तो बल की दिशा, जो विद्युत बल लगेगा उसकी दिशा तो धनावेश से दूर की तरफ होती है और हम परीक्षण आवेश को इधर लेकर के आ रहे हैं। तो बल और विस्थापन के बीच कोण कितना बनेगा बच्चों, 180 डिग्री का। तो इस अल्पांश में और यहाँ से इस आवेश के बीच की दूरी को हम कितना मान लेते हैं, टोटल x मान लिया। a से b तक की और q तक की दूरी कितनी मान ली, x मान ली। तो इस अल्पांश में आवेश को लाने में, परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य यदि dw हो तो dw बराबर क्या आएगा, f सदिश डॉट dx सदिश। यही सूत्र होता है कार्य का 11वीं क्लास के अनुसार। तो कार्य dw बराबर f dx cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री का मान कितना होता है, -1। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, dw बराबर f dx माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब इस बिंदु पर, बिंदु AB पर, AB बहुत छोटा बिंदु है, इस बिंदु पर बल कितना लगेगा, F बराबर क्या होता है सूत्र, Q0 बटे x स्क्वायर। ये इस पर बल लगेगा। तब जो किया गया कार्य होगा अति अल्पांश में वो आ जाएगा -Q0 बटे x स्क्वायर dx, -Q0 बटे x स्क्वायर dx। ये आ गई हमारी समीकरण नंबर 1, मान लेंगे हम इसको। अब हमें पूरा कार्य ज्ञात करना है। आवेश को अनंत से बिंदु P तक, और बिंदु P तक की हम दूरी मान लेते हैं कितनी है, आवेश Q से R है। तो आवेश को Q0 आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, कुल कार्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, W बराबर इसका समाकलन कर देंगे, समाकलन -KQ0 बटे x स्क्वायर dx। और समाकलन कहाँ से कहाँ तक करना पड़ेगा, अनंत से r दूरी तक, अनंत से r दूरी तक। तो W बराबर आ जाएगा हमारा -KQ0 को बाहर ले लीजिए समाकलन के, अनंत से r dx बटे x स्क्वायर, या W बराबर -KQ0, 1 बटे एक्स स्क्वायर का समाकलन कितना होता है बच्चों, -1 बटे एक्स। ये आ जाएगा अनंत से r।
या W बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, के क्यू क्यू जीरो, और अब लिमिट लगा दीजिए 1/r माइनस 1/अनंत। 1/अनंत का मान कितना होगा 0, तो के क्यू क्यू जीरो बटे आर। ये हमारा कार्य निकल कर के आ गया। अब हम क्या करें कि इसको लिख सकते हैं कार्य बटे परीक्षण आवेश क्यू जीरो बराबर आ गया के क्यू बटे आर, के क्यू बटे आर। तो इसका मान किसके बराबर होता है, विभव के। इसको समीकरण 2 डाल दो, तो विद्युत विभव की परिभाषा से, विभव की परिभाषा से V बराबर हम क्या लिख सकते हैं, के क्यू बटे आर। तो ये हमारा सूत्र आ जाता है कि विद्युत विभव V का मान कितना होगा, के क्यू बटे आर। तो आप ये पूरा नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। ये किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का सूत्र हमारे सामने आ गया। बड़ा आसान है, 2 नंबर का एग्जाम के अंदर आता है, तो आप सभी कर लीजिए। कोई सा भी आपका बोर्ड हो, सभी में ये है, चाहे CBSE बोर्ड है या कोई और स्टेट बोर्ड है, तो स्टेट बोर्ड्स जितने भी चलते हैं उनमें सब में आपकी हेल्प करेगा। अब ये देखिए कि यदि माइनस क्यू आवेश होता तो हमारा पहला सूत्र तो आ गया V बराबर के क्यू बटे आर। नंबर 2 पर लिखें अपन, यदि आवेश माइनस क्यू हो तो, माइनस क्यू होता तो V बराबर कितना आ जाता, माइनस के क्यू बटे आर, क्योंकि सदिश राशि तो है नहीं, तो जैसा आवेश होगा वैसा ही विभव होगा। यदि आवेश धनात्मक है तो विभव धनात्मक लिखेंगे, आवेश ऋणात्मक है तो विभव ऋणात्मक लिखेंगे। अब नंबर 3 पर हम देखें कि V समानुपाती आ रहा है 1/r के, यानी कि दूरी के साथ साथ विभव का मान क्या होगा, घटता चला जाएगा। तो ये देखो कि सारा कार्यक्रम किससे चल रहा है, विद्युत क्षेत्र से चल रहा है। यानी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता थी, हमने पहले अध्याय में जो पढ़ी थी, वो किसी बिंदु आवेश के कारण कितनी आती थी, के क्यू बटे आर स्क्वायर। तो उसी के कारण विभव कितना आया, के क्यू बटे आर आया। यानी कि आवेश से जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, घटता हुआ चला जाएगा। ये नोट कर लिया आप लोगों ने, पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। मैं इरेज कर दूं इसको, करते हैं बच्चों, ओके। ये हम इसको इरेज कर रहे हैं। अब देखिए V और R में ग्राफ प्लॉट करना चाहें हम, तो ग्राफ कैसे प्लॉट होगा। मान लीजिए कि V E या V दोनों ऐसी एक्सिस पर ले लें और R, तो E और R में ग्राफ ऐसे आता था, आप जानते हैं अच्छी तरह से। ये होता था E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, और यदि हम इसमें V का बनाना चाहें तो ये आ जाएगा हमारा V का, V समानुपाती 1/r। दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसे ही बनेगा, लेकिन इसके ढाल का अंतर रहेगा। ये ऐसे टर्न कर रहा है तो ये इस तरह से टर्न करेगा, यानी कि ढाल यदि हम बना करके देखें तो इसकी ढाल तो ऐसे आ जाएगी और इसकी ढाल ऐसे आ जाएगी, यानी कम ढाल किसकी आएगी, विभव वाले की। तो इस तरह से आपको ये करके आना होता है, नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम निकालते हैं कि आवेशों के समूह के कारण विद्युत विभव। ये बड़ा आसान टॉपिक है। आवेशों के समूह के कारण विद्युत विभव। आवेशों के समूह के कारण विद्युत विभव। तो समूह के कारण विद्युत विभव कैसे ज्ञात करें। तो यदि हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है तो हम जानते हैं कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव के क्यू बटे आर आया था। तो इसी तरह से यदि किसी निकाय में बहुत सारे आवेश दिए हों तो किसी एक बिंदु पर विद्युत विभव उन समस्त आवेशों के विद्युत विभवों के बीजीय योग के बराबर होगा। बीजगणित योग के कैसा होगा, बराबर होगा। मान लीजिए कि एक आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है, तीसरा आवेश Q3 है। इन पर हमें बिंदु P पर इसके कारण विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इसमें क्या चक्कर होता है बेटा,
दिशा तो होती नहीं, ये दूरी r1 और ये मान लीजिए दूरी r2 है, ये मान लीजिए दूरी r3 है। तो कुल विद्युत विभव किसके बराबर होगा? समस्त आवेशों के विद्युत विभवों के बीजीय योग के बराबर। समस्त आवेशों के विद्युत विभवों के बीजीय योग करना है। यदि प्लस का आ रहा है तो प्लस का लिखेंगे, माइनस आ रहा है तो माइनस का लिखेंगे, ये हमें ध्यान रखना पड़ता है। अब जरा हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। मान लीजिए कि मान लेते हैं कि हमें इस तरह का प्रश्न दिया है, एक वर्ग है, एक वर्ग ले लिया और इसके वर्ग के माइनस क्यू प्लस क्यू और फिर यहाँ पर माइनस क्यू और यहाँ प्लस क्यू। तो इसके केंद्र O पर कुल विद्युत विभव ज्ञात करना है और वर्ग की भुजा मान ली हमने A है। वर्ग की भुजा कितनी मान ली? A। तो VO आपको ज्ञात करना है। करके बताइए जरा कितना आएगा। ये देखिए कि बिंदु O पर इस A आवेश के कारण विभव लगेगा, तो BA बराबर कितना आएगा? माइनस KQ/OA। O से लेकर के A तक की दूरी। B आवेश के कारण विद्युत विभव लगेगा, VB बराबर कितना आएगा? KQ/OB। बिंदु C आवेश के कारण विद्युत विभव लगेगा, BC बराबर माइनस KQ/OC। इसी तरह से D आवेश के कारण विद्युत विभव लगेगा, BD बराबर KQ/OD। अब यहाँ पर यदि हम वर्ग पर देखें तो वर्ग के केंद्र से प्रत्येक शीर्ष के बीच की दूरी कैसी रहती है? समान रहती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, चूँकि OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD बराबर A/√2 आती है। तो ये चारों कट जाएंगे, तो इन चारों को जोड़ोगे तो विभव कितना आ जाएगा? 0 प्राप्त होगा आपको। तो इस तरह से हम आसानी से इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए ऐसी पंचभुज, षटभुज या कहीं भी दो पर हमें विद्युत विभव पूछा हो तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अभी मान लो कि एक रेखा मान ली हमने, इस तरह का कोई प्रश्न आपको दे रखा होता है कि यहाँ पर 1 माइक्रो कूलाम का आवेश है बिंदु A पर और बिंदु B पर है -1 माइक्रो कूलाम का आवेश। इन दोनों के बीच की दूरी मान लीजिए 1 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। तो इसके किस बिंदु पर विभव की मात्रा शून्य होगी, यानी कि कहाँ पर विभव शून्य होगा? तो मान लेते हैं कि बिंदु P पर विभव शून्य होगा। P को बाहर मान सकते हैं और दोनों आवेशों के मध्य में मान सकते हैं। तो किस बिंदु पर विभव 0 आएगा, ये आपसे प्रश्न पूछा है। लेकिन प्रश्न में हमेशा ध्यान रखना, विभव 0 तभी होगा जब दोनों आवेशों में से एक आवेश ऋणात्मक होगा और दूसरा धनात्मक होगा, क्योंकि ये तो बीजगणितीय जुड़ते हैं ना, तो आपको ध्यान रखना। तो मान लीजिए कि माने कि B x दूरी पर है, मान लेते हैं कि माना कि B हमारा कितना है? x दूरी पर है। ये दूरी कितनी बनेगी फिर? 1 - x, और सेंटीमीटर में लिखी है तो इनको मीटर में बदल लेंगे। तो हम बिंदु P पर A के कारण विभव देखेंगे। ये मान लिया हमने Q1 और ये मान लिया हमने Q2। अलग अलग आवेश ले लो तो थोड़ा आसान पड़ेगा। ये 2 माइक्रो कूलाम ले लीजिए और वो 1 माइक्रो कूलाम। तो P पर A के कारण विभव कितना आ जाएगा? KQ1/x, ठीक है जी। और इसके कारण विभव -KQ2/1 - x, और यहाँ पर इसको बदल दो मीटर में, 10⁻⁻2 का गुणा करके, बराबर कितना आना चाहिए? 0। ये आप पक्षांतरण कर दीजिए आप, तो KQ1/x गुणा 10⁻2 बराबर KQ2/1 - x गुणा 10 की घात कितना आ जाएगा आपका? -2। Q कैसे K काट दीजिए तो आपके पास बचेगा Q1/x बराबर Q2/1 - x, ये बच गया। अब इसमें मान रख दीजिए, हम रखेंगे सारे। तो Q1 का मान 1 माइक्रो कूलाम बटे x, इसका मान 2 माइक्रो कूलाम बटे 1 - x। तो ये क्या बचा? 1/x बराबर 2/1 - x। वज्र गुणा करके हल कर लीजिए। 1 - x बराबर 2x, या 3x बराबर 1, या x बराबर 1/3
3 सेंटीमीटर, यानी कि ये दूरी हमारी कितनी आ जाएगी, 1/3 सेंटीमीटर पर कुल क्या होगा, शून्य प्राप्त हो जाएगा। नोट कर लीजिए। अब यदि हम बाहर मानना चाहें तो बाहर भी मानेंगे। दूसरी स्थिति में माना कि बिंदु P इसके बाहर स्थित है, तो ये दूरी आपकी कितनी हो जाएगी, x, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी बिंदु B से, 1 + x, कितनी होगी, 1 + x। करिए जरा, उससे करके बताओ मुझे। वो दूरी कितनी आ जाएगी हमारी, 1 + x। कर लोगे? ओके, चलिए मैं हटा दूं इसको। अब देखते हैं हम विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना। किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव कैसे ज्ञात करते हैं, हमारा अगला जो टॉपिक रहेगा, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना। हेडिंग लगा लीजिए, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना। विद्युत विभव ज्ञात करना किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव हम कैसे ज्ञात करें, वो अब देखते हैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, एक विद्युत द्विध्रुव लोगे। विद्युत द्विध्रुव आपको मैंने जो मेरे पिछले वीडियो है हिंदी मीडियम 12th क्लास के लिए, उसमें आपको अच्छी तरह से वहाँ पर समझा रखा है। तो विद्युत द्विध्रुव मान लेते हैं कि माना कि एक विद्युत द्विध्रुव कैपिटल ए बी जो कि -q व +q आवेश से बना हुआ है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2a। द्विध्रुव के केंद्र O से, द्विध्रुव का हमने क्या मान लिया, केंद्र O, इस केंद्र O से द्विध्रुव के केंद्र O से r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जो कि द्विध्रुव की अक्ष से थीटा कोण बनाता है। द्विध्रुव की अक्ष से कितना कोण बना रहा है, थीटा। इस बिंदु P पर हमें इस द्विध्रुव के कारण क्या ज्ञात करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। ये हमारा प्रश्न है। तो आपने सबसे पहले क्या किया, एक विद्युत द्विध्रुव मान लिया। विद्युत द्विध्रुव मानने के बाद में एक बिंदु P ले लिया। बिंदु जो P है उसकी रेखा विद्युत द्विध्रुव की अक्ष से कितना कोण बना रही है, थीटा कोण बना रही है, और जो OP है वो कितनी है, R है। तो अब ये देखिए कि -q आवेश के कारण, -q आवेश के कारण इसको मैं सीधा बना रहा हूं, थोड़ा सा सीधा बन जा भाई, नहीं आ पाया। अब आ गया। -q आवेश के कारण विद्युत विभव होगा बिंदु P पर, और उसकी दूरी मैंने मान ली r1, कहां से, A से P तक। इसी तरह से +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव ज्ञात करना हमें। ये दूरी कितनी मान ली हमने, r2। तो हम लिखेंगे -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V1 बराबर आ जाएगा -kq/r1। इसी तरह से +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V2 बराबर आ जाएगा +kq/r2। ये दोनों विभव आ गए। तो बिंदु P पर कुल विद्युत विभव कितना आएगा बच्चों, बीजगणितीय योग के बराबर, आपको पहले ही बता रखा है। तो बिंदु P पर
कुल विद्युत विभव V बराबर होगा या Vp बराबर होगा V1 प्लस V2। ये हमारा आ गया उत्तर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, Vp बराबर V1 का मतलब माइनस KQ/R1 प्लस KQ/R2। ये अच्छी तरह से लिख दो, थोड़ा सा KQ कॉमन ले लीजिए, तो 1/R2 पहले लिख लीजिए माइनस 1/R1। ये मान लीजिए समीकरण 1 या 2 जो भी है, ये हमने 1 मान ली, इसको रहने दो, इसको कुछ मत मानो, ठीक। अब ये हमारा उत्तर आ गया, लेकिन हम इस उत्तर को नहीं लिख सकते। पूछो क्यों? क्योंकि हमें तो दे रखा है आर के पदों में और थीटा के पदों में उत्तर लेके आना है हमको। किसके पदों में उत्तर लेके आना है? आर और थीटा के पदों में। तो हमें इसमें कुछ गणितीय काम करना पड़ेगा, कुछ ऐसी चीज करनी पड़ेगी जिससे कि हमारा उत्तर आर और थीटा के रूप में आ जाए। तो हम क्या करते हैं, देखो इसके दो तरीके होते हैं। या तो हम यहाँ से थीटा निकालें इसका कॉस थीटा करके, तो वो तो बहुत बड़ा सूत्र होता है त्रिभुज के लिए। कॉस थीटा का मान निकालें b² + c² - a² / 2bc, बहुत डिफिकल्ट वर्क है। तो मैं यहाँ पर एक नया वर्क कर रहा हूँ कि यदि हम ओपी लाइन को पीछे की तरफ बढ़ा दें और यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर या लंब डाल दें, क्या डाल दिया जाए? लंब डाल दिया जाए यहाँ पर, तो ये लंब मान लीजिए m पर आकर के मिलेगा। तो हमारी ये दो चीजें बन गई, एक तो AP हो गया और दूसरा MP हो गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि AP लगभग बराबर है किसके? PM के। ये लगभग बराबर जब ही आएंगे जब बहुत लंबी होंगी, क्योंकि 90 डिग्री पर कभी बराबर हो ही नहीं सकती दो बजाय। तो हम मान के चलेंगे, क्या करके चलेंगे? मान के चलेंगे कि ये बहुत दूर है। तो उस स्थिति में हम यदि प्रक्षेप लें इसका, तो 90 डिग्री पर ये मान आकर के बहुत ज़्यादा दूर है। तो उस कंडीशन में हमने मान लिया AP लगभग बराबर होगा PM के। AP बराबर R1 है, तो बराबर, अब हमें OP पता है, OM पता नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं? OP + OM। अब भाई हम OM कैसे निकालें? तो OM निकालने के लिए हम ये कोण थीटा ले लेंगे, क्योंकि थीटा के सामने वाला कोण थीटा होता है। और ये O से लेकर के A तक की भुजा स्मॉल a आ जाएगी, ऐसे ही O से B तक की भुजा स्मॉल a आ जाएगी इधर से। ये मैं हटा देता हूँ जिससे कि आपको स्पष्ट अब दिखने लगे। तो ये चीज़ आ गई आपकी निकल करके, ठीक है जहाँ तक। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, देखिए ये बिंदु M हो गया आपका, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है कि हमें OM निकालना है। तो OM के लिए हम क्या करेंगे कि त्रिभुज OAM में आप cos थीटा लगा दीजिए। cos थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटे कर्ण। आधार कितना हो रहा है इसमें? OM। थीटा के बराबर भुजा को हम आधार बोलते हैं, और कर्ण कितना आएगा? OA। तो OM बटे OA। अब OM हमें ज्ञात करना, OA दे रखा है A, तब OM बराबर कितना आ जाएगा? A cos थीटा। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। इसको क्या मान लिया हमने? समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करें, ये तो नोट हो गया होगा आपका 18 में इसको। अब मान लीजिए कि मुझे ये निकालना R2, तो R2 को निकालने के लिए सेम यही काम हम यहाँ पर करें। इस पर हम लंब डाल दें OP पर, तो मान लीजिए कि ये लंब N बिंदु पर मिलता है। किस पर मिलेगा? N बिंदु पर मिलेगा। तो PN, या हम ऐसे लिखें PV बराबर लगभग बराबर किसके होगा? PN के। लगभग बराबर किसके आ गया? ये PN के, ठीक। अब हम क्या करें कि PV तो हमारा दे रखा R2 बराबर हम लिख सकते हैं PN को हम लिख देंगे OP - ON करके। ये देखो O से P तक की, और फिर -ON कर देंगे, तो OP - ON। अब R2 बराबर OP बराबर हमारा कितना है? R है, -ON। फिर वही प्रॉब्लम आ गई, ON का मान कैसे निकालें? तो ON के मान के लिए त्रिभुज OBN ले लीजिए। त्रिभुज OBN में
कॉस थीटा निकालिए सेम, तो कॉस थीटा बराबर कितना आएगा बताइए, ओ एन बटे ओ बी, ओ एन बटे ओ बी, या ओ एन बराबर ओ बी कॉस थीटा। अब ओ बी का मान कितना ए, तो ओ एन बराबर ए कॉस थीटा, कितना मान है ए कॉस थीटा। ठीक है जी, तो हमारे पास में ये ओ एन आ गया और ओ बी आ गया। तो इस वाले को तो हम मान रखेंगे, देखो नंबर 2 को तो यहाँ पर रख देंगे, तो ये मान कितना आ जाएगा हमारा आर प्लस ए कॉस थीटा, ये तो हमारी आ गई नंबर 2। अब इसी तरह से हम ये वाला मान इधर रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा आर माइनस ए कॉस थीटा, ये आ गई हमारी नंबर 3। तो हमारे दोनों मान आ गए, R1 बराबर आर प्लस ए कॉस थीटा और R2 बराबर आर माइनस ए कॉस थीटा। यहाँ तक नोट करिए आप लोग। अब ये दोनों मान अपन समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो दोनों मान रखिए जरा, तब BP बराबर आपका आ जाएगा BP बराबर के क्यू 1/R2 यानी कि R माइनस ए कॉस थीटा माइनस 1/R1 यानी कि R प्लस ए कॉस थीटा। लघुत्तम ले लीजिए, BP बराबर के क्यू R प्लस ए कॉस थीटा इंटू आर माइनस ए कॉस थीटा। अब यहाँ पर ये वैल्यू आएगी R प्लस ए कॉस थीटा और माइनस आर माइनस ए कॉस थीटा। तो BP बराबर के क्यू, अब R से R काट देंगे, ए कॉस थीटा से ए कॉस थीटा, तो ये बन के कितना आ जाएगा 2a कॉस थीटा। अब a प्लस बी ए माइनस बी से क्या लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। नोट करिए जरा, नोट करिए। ठीक है, मैं चेक कर रहा था आ रहा है कि नहीं आ रहा, रिकॉर्डिंग में पूरा आ रहा है। तो यहाँ पर अब ये मान हमारा कितना आ गया, BP बराबर के क्यू इंटू 2a कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये उत्तर आ गया बच्चों। लेकिन इस उत्तर में अभी थोड़ा सा संशोधन कर सकते हैं अपन कि द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q इंटू 2a। P बराबर कितना होता है द्विध्रुव आघूर्ण, P बराबर Q इंटू 2a। तो Q इंटू 2a हम इसमें लगा देंगे। पहले आप नोट करिए, फिर मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, एक बार नोट कर लो पूरा पहले आप लोग अच्छी तरह से। हो गया नोट सभी बच्चों का? अब मैं या पॉज करके नोट कर लेना, मैंने लिख दिया सारा का सारा। इसके बाद में ये मैं यहाँ से हटा करके और BP बराबर लिखूंगा। BP बराबर मेरा आ जाएगा KP कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को मैं यहाँ से हटा दूंगा। क्यों? क्योंकि R का मान A से बहुत बड़ा है। ये तो बहुत छोटा होता है, एंगस्ट्रम में भी बहुत छोटा। तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 0 के तुल्य। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को 0 के तुल्य लिखेंगे क्या नहीं, क्योंकि बहुत छोटा हो जाएगा ना वो। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे BP बराबर KP कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर माइनस 0। तो BP बराबर आ जाएगा हमारा KP कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, ये मान आ जाएगा BP का। तो BP बराबर KP कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, BP बराबर आएगा KP कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। ये हमारा सूत्र आ गया कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव कैसे ज्ञात करते हैं। तो उसका पूरा ये सूत्र है, आप लोग अच्छी तरह से इसको नोट कर लीजिए। अब ये देखिए, ये सूत्र ऐसा है कि इस सूत्र से हम किसी भी बिंदु पर द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव ज्ञात कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अब मान लीजिए कि
ये बिंदु P कहाँ पर होता, द्विध्रुव के अक्ष पर होता। यदि ये बिंदु P कहाँ पर है, अक्ष पर, तो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र के लिए थीटा, वो द्विध्रुव के लिए थीटा बराबर कितना लगेगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पर 0 डिग्री लगा देंगे। मान लो कि ये बिंदु P इधर आ जाता है, तो इधर आ गया तो 0 डिग्री बन गया। 0 डिग्री पर विभव कितना आ गया, V अक्ष, और V अक्ष बराबर कितना आ गया, KP cos 0 का मान कितना होता है, 1, तो KP बटे आर स्क्वायर, यानी कि V अक्ष बराबर हमारे पास में आ जाएगा KP बटे आर स्क्वायर। कितना मान बचेगा, KP बटे आर स्क्वायर। अब ये बिंदु P ऐसे हो जाए, यानी कि निरक्ष रेखा पर हो, तो निरक्ष रेखा पर विभव कितना बनेगा, V निरक्ष लिख देंगे हम। कितना लिख देंगे, V निरक्ष, और निरक्ष रेखा पर ये विभव कितना आ जाएगा, KP cos 90 डिग्री। कितना बनेगा बच्चों, KP cos 90 डिग्री बटे आर स्क्वायर। cos 90 का मान 0, तो ये निरक्ष पर विभव कितना आ जाएगा, हमारा 0 प्राप्त होगा। यानी कि द्विध्रुव के कारण उसके लंबवत विभव कोई भी नहीं होता है, या निरक्ष रेखा पर विभव का मान कितना प्राप्त होता है, हमें 0 प्राप्त होता है। तो इस रेखा पर या इस पूरे तल पर विभव पूरा कितना आएगा, 0 आएगा। यदि हम लंबवत तल बनाए एक ऐसे, इस तरह से, बिल्कुल देखिए जरा गौर से देखो आप लोग, ऐसे तल बनाए पूरा, तो इस पूरे के पूरे तल पर विभव 0 आएगा। और यदि एक ऐसा तल मैं बना दूं इसके अक्ष के अनुदिश, तो इस पे पूरे पर विभव होगा और उस विभव का मान अधिकतम होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार हम विद्युत विभव ज्ञात करते हैं। हमने बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात किया, फिर हमने बहु आवेशों के कारण विद्युत विभव ज्ञात किया, फिर हमने द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव ज्ञात किया। अब ये देखिए कि एक सवाल आप देखते हैं कि मान लीजिए कि अब मैं इसको इरेज कर दूं पूरे को, आप और एक बार चेक कर लीजिए, पूरा नोट कर लीजिए इसको। उतार लिया सभी बच्चों ने, हटा दें बच्चों, ठीक है मैं हटा रहा हूं इसको। हटा दो। अब ये मैंने पूरा आपका हटा दिया। अब मान लीजिए कि हमें इसके सवाल करने हैं, तो सवाल बड़े आसान होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यदि कोई प्रश्न दिया हमें, मान लीजिए कि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर आवेश दिया -q +q और इस पर +q, तो इसके केंद्र O पर हमें कुल विद्युत विभव ज्ञात करना V0। तो ज़रा लगा के बताइए कितना आएगा। अब इसी तरह का मान लीजिए कि मैं एक और सवाल ले लूँ। यदि हमें ये आपकी बुक का ये एक पंचभुज दिया है और इसके बिंदु A, B, C, D और E प्रत्येक भुजा पर आवेश Q है, Q Q Q Q Q। तो आपको उसके केंद्र O पर विभव ज्ञात करना है V0। इसी तरह से षटभुज दिया हो, अष्टभुज दिया हो, तो सब में क्या होगा, जुड़ जाएगा, बस दूरी आपको ज्ञात करनी पड़ेगी। तो O बिंदु पर इस -q आवेश के कारण विभव ज्ञात करेंगे अपन, और इसी तरह से इस O बिंदु पर B आवेश के कारण, O बिंदु पर C आवेश के कारण, तो VOA प्लस VOB प्लस VOC, ये कुल विद्युत विभव आ जाएगा। तो V बराबर हम लिखेंगे पहले के कारण -KQ बटे OA प्लस B के कारण हम लिखेंगे KQ बटे OB, आवेश की मात्रा तो समान ही है, और C के कारण लिखेंगे हम KQ बटे OC। तो ये तीनों के कारण हम पर विभव आ गया। अब हम क्या करें कि ये OA बराबर होता है OB के, बराबर होता है OC के, तीनों मान हमारे बराबर हैं। तो ये दोनों कट जाएंगे, कोई से भी दो काट दीजिए, मार दीजिए, क्या बचा, V बराबर KQ बटे OC। अब OC का मान आपको पता ही है कि त्रिभुज के केंद्र से और उसके शीर्ष तक की दूरी कितनी होती है, A बटे √3।
तो वो आप मान लगा सकते हैं। इसी तरह से पंचभुज का कर सकते हैं। तो ये जो सवाल होते हैं, जो सम्मितता के सवाल होते हैं, सम्मितता के आधार पर आप लोग आसानी से सारा काम कर सकते हो, बड़ी आसानी से आपको सारा काम हो जाएगा। तो मैं हटा दूं इनको, सबने नोट कर लिया? चलिए, तो ये देखिए, इस प्रकार आज हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा है। इस वीडियो में विद्युत विभव क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होगी, उसकी निर्भरता क्या होगी। दूसरा हमने बात करी थी कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव कितना होता है, कैसे ज्ञात करते हैं। तीसरी बात हमने की थी कि बहु आवेशों के कारण विभव कैसे ज्ञात करेंगे, फिर उस पर सवाल देखे थे। सवाल के बाद में हमने विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव कैसे ज्ञात करते हैं और फिर उसके सवाल। तो ये इस वीडियो में बहुत अच्छे टॉपिक हैं, जिसके अंदर बोर्ड के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। IIT, नीट, जेई और सारे के सारे कंपटीशन एग्जाम में इन सूत्रों की आवश्यकता आपको पड़ेगी। तो अच्छी तरह से पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए हमेशा।